देते हैं। आपको पता होगा कि कनिष्क जो था वो कुषाण वंश का शासक था, जैसा कि आपने यहाँ नाम देखा है, ठीक है। और इसके शासन काल जो है सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है 78 एडी से लेकर और 110 एडी तक, यानी यही मान्यता दिया जाता है कि 110 तक इसने शासन किया था। कहीं कहीं ये भी आता है कि इसने जो बौद्ध संगति का आयोजन किया था वह 100 एडी में किया था। ये चौथी बौद्ध संगति जो हुई थी ये इसी समय में होता है। अब रही बात की जो कनिष्क था वह हमने कल जो चर्चा किया था वो कंपटीशन से लेना देना नहीं है, बल्कि राष्ट्र से और नॉलेज से लेना देना है। और हम लोग चाहते हैं कि आपको कंपटीशन तक ही सीमित रखें, जिससे आप क्वालिफाई कर सके। नॉलेज जिंदगी भर पड़ा रहेगा, कभी भी हम लोग ले लेंगे। संसार में नॉलेज की कोई कमी नहीं है, इसलिए हम भटकाते नहीं है, टू दी पॉइंट आते हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि कुषाण वंश जो थे किस कबीले के थे, तो मैंने कल भी चर्चा किया था आपको, यूची कबीले जो है आपको हर जगह लिखा गया है। ऐसे यूची कबीले के रहने वाले ये लोग थे। ये जब भारत में आए तो इन्होंने पार्थियन से भी लड़े। आपको शायद पता होगा, इनकी कहानी बहुत डेप्थ है, लेकिन उधर जाने की जरूरत नहीं कि इनका जो प्रधान शासक था वो मारा गया था, और इसमें जो महारानी थी वह महारानी विधवा थी। इसके बावजूद भी सैनिकों का समर्थन इन्हें मिला और एक विशाल सेना लेकर भारत में ये प्रवेश की थी। लेकिन भारत में प्रवेश करने से पहले ये पश्चिमी भाग जो है अफगानिस्तान है, ईरान है, उन क्षेत्रों पर भी इन्होंने, चूंकि ये लोग ईरान से आने वाले माने गए हैं, तो इन्होंने नियंत्रण किया और फिर आगे बढ़ते रहे। जो रास्ते में इनकी बाधा आई उन सबको ये अपने हाथ में ले लिए। हालांकि ये बहुत बड़े लड़ाका नहीं थे, ध्यान रखेंगे, कुषाण बहुत बड़े लड़ाका, लेकिन इनके पास सैनिकों की संख्या बहुत थी, जिस कारण ये हर आक्रमण में भी सफल रहे। दूसरा देखेंगे आप कि कुजुल खाडफिशर भारत की सीमा में घुसा था। कुजुल खाडफिशर जो है यह कुषाण राज्य की नींव रखा भारत में, और इसने जो है भारत के पश्चिमी भाग को अपने नियंत्रण में ले लिया। उसका उत्तराधिकारी भीम काडफिशस हुआ। इसे भी कई जो है अन्य विदेशी शासकों से भी संघर्ष हुए, जिसमें ग्रीक थे, पार्थियन थे वगैरह। उसके बाद कनिष्क आया। हालांकि इसमें बहुत सारे मतभेद मिलते हैं। कई जगह कहा गया है कि कनिष्क 82 में जो है अपना ताजपोशी कराया था। कई जगह आया है कि जब ऑलरेडी कुजुल काडफिशस 78 तक था, तो वैसी स्थिति में भीम काडफिशस कब शासक बना। लेकिन ओवरऑल इतिहासकारों में मतभेद होने के बावजूद भी 78 ईस्वी को ही स्वीकार कर लिया गया है कनिष्क के राज्याभिषेक को, और उसी के राज्याभिषेक को भारत सरकार द्वारा ये 78 को ही शक संवत के रूप में स्वीकार किया गया है 1956 में, जो 21-22 मार्च के आसपास पड़ता है, और वहीं से इसकी शुरुआत की जाती है। अब रही बात आपको कि जब ये कनिष्क हुआ तो इसने सबसे पहला जो काम किया था वो चीन के जो सिल्क रूट थे उस पर नियंत्रण करने का, और इसलिए उन्होंने चीन पर पहला आक्रमण किया। ये चीन पर जो फर्स्ट आक्रमण उसके द्वारा किया गया था उसमें कनिष्क सफल नहीं हुआ, लेकिन चीनी साहित्यों में लिखा गया है कि कनिष्क हार गया। चीनी साहित्य में क्या लिखा गया है? कनिष्क हार गया। लेकिन भारतीय पुस्तकों में लिखा गया है कि कनिष्क सफल नहीं हुआ। बात दोनों बराबर ही मिला जुला कर। और दूसरे में जो है ये चीन के पांचाऊ शासक को हरा दिया। किसको हराया? पांचाऊ को हरा दिया, और इस तरीके से आधे चीन पर नियंत्रण हो गया। वर्तमान जो चीन दिख रहा है ना, वो पूरा का पूरा तो नहीं, लेकिन आधा चीन जो है कनिष्क के नियंत्रण में था। अब देखेंगे आप कि इसके समय में जब यहाँ नियंत्रण हो गया तो सिल्क रूट पर नियंत्रण था, क्योंकि चीन में सिल्क का उत्पादन ज्यादा होता था और रोम के लोग ज्यादा विलासी थे। तो वैसी स्थिति में सिल्क के कपड़े वहां जाया करते थे, और सिल्क के कपड़े वहां जाने से अर्थात वहां पहुंचने से जो है बहुत ज्यादा लोग अपने को अच्छा महसूस करते थे। तो चीन को नगदी मुद्रा मिलता था, अतः उस पर नियंत्रण कर लिया, तो बदले में इसको टैक्स प्राप्त होने लगा। देखिए कई बार अलग अलग तरीके से राजधानी बदलती रहती है, लेकिन एक देखा गया है कि सबसे ज्यादा उत्पादक राजधानी से विलासप्रिय राजधानी ज्यादा सक्सेस होती है, ये देखा गया है।
अब देख लेना कि जमशेदपुर फैक्ट्री है, लेकिन वो राजधानी नहीं बन सकता है, न झारखंड का बनेगा और न बिहार का, न भारत का। कभी जमशेदपुर राजधानी नहीं बनेगा। रांची बन गया क्योंकि वो हिल स्टेशन है, मनोरंजन का प्लेस है, और मनोरंजन के प्लेस में विलासिता होती है और विलासी लोग ही राजा होते हैं, ध्यान रखना। अथवा नहीं भी विलासी होंगे तो राजा होके विलासी हो जाते हैं। दिल्ली में दिल वाले रहते हैं, इसलिए दिल्ली राजधानी है। मुंबई में बहुत ज्यादा आय होता है, लेकिन वो राजधानी नहीं हो सकती है। तो जितने भी, पटना में जल्दी लोग पट जाता है, इसलिए राजधानी है। तो जहां भी राजधानी है, अभी एक नया राजधानी धार्मिक बनने जा रहा है, बागेश्वर धाम का, आप लोगों को पता होना चाहिए। सारी ट्रेनें जा रही है, सारी बसें जा रही है, क्योंकि चरम विलास प्रियता है। मनुष्य को जो चाहिए वो वहां मिलता है। जाओ, कल्याण हो जाएगा। तुमको कैंसर हुआ है, दवा भी खाओ, बाबा की भभूति भी खाओ, ठीक हो जाएगा। बस खुश चाहिए लोगों को हकीकत से, ऑपरेशन से। खुद बाबा बीमार पड़ेंगे तो हॉस्पिटल जाएंगे, याद रखिएगा आप लोग। खुद बागेश्वर बाबा जब बीमार पड़ेंगे तो उनको भी छुप करो और बंद करके, बाबा का तो तपस्या में लीन, और पता चलेगा कि वेदांता में इलाज करवा रहे हैं, या फिर जो अपोलो में इलाज करवा रहे हैं। उनका अपना तो ट्रीटमेंट होगा ही नहीं, लेकिन दूसरे का मन का एकदम भ्रम में डाल रहे हैं और खुश कर रहे हैं एकदम से। ऐसे हम भी बागेश्वर बाबा को नमस्कार करते हैं कि चलिए बुद्धि है, उस बुद्धि को नमस्कार, उस विवेक को नमस्कार, उस विद्वता को नमस्कार है। लेकिन यही दुनिया मांगती है और यही चाहिए भी एकदम से। तो इस तरीके से आपको ये आपका बहुत ज्यादा धन आया, और रोम भी धार्मिक राजधानी थी, बहुत धन आया, विलासप्रियता बड़ी, भारतीय मोती जाने लगा, भारतीय सिल्क जाने लगा वगैरह। यहाँ काफी लोग धनी हो गया, मतलब भारत काफी आय हुआ। सोने और चांदी के सिक्का इसने जारी किया था, तांबे का भी जारी किया। इसके समय में जो था कला का भी विकास हुआ। जैसे देखेंगे मथुरा कला अधिक मानवीय थी। उसके बाद गंधार कला जो थे दैवीय स्वरूप में दिखाया गया। यहाँ पर यूनानी शैली से जो है टोपी वाला गोल गोल बाल जो है, कान लंबे हैं, चेहरे पर चमक है, पीछे आभा मंडल है। और इस तरीके से सोना और तांबा का सिक्का। सोने के सिक्के पर आप देखेंगे उसके जो मूर्ति बना हुआ है स्वयं कनिष्क का, पूरे शरीर का। तांबा के सिक्के पर कनिष्क को बलि देते दिखाया गया, यानी बलि प्रथा का भी कहीं ना कहीं समर्थक था। बौद्ध संगति वो चौथा कराया था कश्मीर के कुंडल वन में। और आपको पता होगा उस दौरान जो थे ये वसुमित्र क्या थे, अध्यक्ष थे, मैंने लिखवाया है, और ये अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। शायद आपको पता होगा कि इसी वसुमित्र ने महाविवाह शास्त्र की रचना किया था। अश्वघोष ने बुद्ध चरितम और सूत्रालंकार की रचना किया था। इसके दरबार में चरक भी रहा करते थे, जिन्होंने चरक संहिता की रचना की थी। ये वैदिकी की पुस्तक है और आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है। इसे बहुत सारे दवा पे चर्चा किया गया है। नागार्जुन जो थे, इन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत दिया था, जैसे E = mc²। लेकिन ध्यान रखेंगे ये माध्यमिका सूत्र नामक पुस्तक में यही नागार्जुन थे जिसे मिलिंद ने प्रश्न किया था, और मिलिंद पन्हो लिखा गया है। वो मिनांडर जो था आपका, वो कुषाण वंश का नहीं था। उसने देखे होंगे कि उसने वासुदेव को भी हरा दिया था, ये मिनांडर था। और इस तरीके से कुषाण वंश का अंत कौन कर दिया था, मिनांडर कर दिया था, ये ध्यान रखेंगे। तो जिसको मिलिंद भी कहा जाता है, वही इस नागार्जुन से प्रश्न भी करता है और जानना चाहता है कि जीवन क्या है, कैसे मृत्यु है वगैरह जो वर्णित है। ध्यान रखेंगे मैंने यहाँ लिखा है सिल्क मार्ग पर नियंत्रण कर लिया था। और इस तरीके से कनिष्क जो था एक भारत में विशेष उदाहरण प्रस्तुत किया कि भारत केवल डिफेंसिव रहेगा तो काम नहीं चलेगा, लेकिन भारत कई बार ऑफेंसिव रहा है। जैसे आपके राजा प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था, आधा श्रीलंका जीत लिया था। राजेंद्र चोल जो था वो पूरा श्रीलंका को जीत लिया था, जावा को जीत लिया था, सुमात्रा को जीत लिया था, मालदीव को जीत लिया था। भगवान राम आक्रमण किए थे, लंका को जीत लिए थे। अशोक आक्रमण किया था, कलिंग को जीत लिया था। कनिष्क आक्रमण किया था, आधा चीन को जीत लिया था। और अगर हड़प्पा सभ्यता देखे तो ओर, केस, सेसा, ये सब बंदरगाह जो थे वो भारतीय लोगों के बंदरगाह थे, जो आज मेसोपोटामिया में प्राप्त हुए हैं। दिलमुन जो है बहरीन माना जाता है, वो भी भारत के नियंत्रण में था। माकन जो है वो भी भारतीय लोगों के द्वारा बसा हुआ था। और इधर गुप्त काल के बाद में प्रवर्ती गुप्त में देखेंगे कंबोडिया जो ओंकेश्वर की मंदिर है वहां भी है। तो ऐसा नहीं कि भारत ऑफेंसिव नहीं रहा है, बल्कि भारत हमेशा ही आक्रामक रहा है।
इधर कुछ दिनों में जो है थोड़ा आक्रामकता उसकी घटी थी, लेकिन फिर भारत काफी आक्रामक की स्थिति में है, मजबूत स्थिति में, और भारत से बात सोचने के लिए, करने के लिए लोगों को सोचना पड़ेगा। तो यह परंपरा कनिष्क ने दी थी। कनिष्क से काफी विकसित व्यक्ति था, और यहाँ पर कम अवधि में भी सोचिए कि वे लोग 15 के आसपास आते हैं, 15 ईस्वी में, और 110 ईस्वी तक रहते हैं, अर्थात लगभग जो है वे लोग 85 वर्ष भारत में शासन करते हैं या 95 वर्ष करते हैं। और इस 95 वर्ष में ही यदि उनकी इतिहास इतना ज्यादा मजबूत हो जाता है और इतना ज्यादा पढ़ाया जाता है, भारत पर भी इसका इतना प्रभाव पड़ता है कि स्वयं भारत सरकार जो है इन लोगों को यह यानी उसी को वर्ष अपना संवत आधुनिक काल में भी स्वीकार कर देती है, तो निश्चित ही माना जाएगा कि अल्पावधि में खलजी वंश की तरह ही ये काफी महत्वपूर्ण थे, और इससे संबंधित एग्जाम में प्रश्न भी आता है। तो चलिए उसमें से 2-4 प्रश्न कर लेंगे। तब तक के लिए ऑनलाइन नमस्कार, ऑफलाइन में हम लोग कुछ प्रश्न करेंगे। धन्यवाद।